नमस्कार दोस्तों, कनेक्टिंग गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल अग्निहोत्री और आज मैं आपके लिए लाया हूं बाल विकास और अध्यापन कला की एक सीरीज़, जिसमें हम प्रति सप्ताह में कम से कम 3 या 4 प्रैक्टिस सेटों को हल, जिसमें हमने 15 यानी 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है। प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका अध्ययन जरूर करें। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि आप 1 से 15 तक सभी प्रश्नों को जरूर देखें, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल देखते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं उन सभी दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो दर्शक हमारे नए हैं, पहली बार आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास और अध्यापन कला की सीरीज है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बाल विकास और अध्यापन कला के विषय में बताऊँगा। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को प्रेरित करने वाला है? वह कारक विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वह कारक हो नहीं सकता। विफलता से बचने का प्रेरणा, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये है ही नहीं, क्योंकि इसमें से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है। लक्ष्यों को, जो हमारे लक्ष्य निर्धारित हो गए, लक्ष्यों में एक प्रकार का अभिप्रेरण होगा, तो वहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। व्यक्तिगत संतुष्टि, लक्ष्यों से जो प्राप्त होगा उस पर हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि जरूर होगी, क्योंकि वो लक्ष्य हमारे निर्धारित हो गए, चुने हुए हो गए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो इसमें से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं: सामाजिक, वंशानुगत और मानसिक, शारीरिक। ठीक है, तो वाइगोत्स्की की बात की जा रही है, तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक, ठीक है, जब वाइगोत्स्की की बात होगी तो उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बच्चों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, तो हमारा ऑप्शन 1 सही है बिल्कुल। इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु। ठीक है, इसमें बुद्धि लब्धि का सूत्र हमारा कि मानसिक आयु कितनी है, मानसिक आयु पूछी गई। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, जब बुद्धि लब्धि हम निकालेंगे तो उस बुद्धि लब्धि का सूत्र हो जाता है मानसिक आयु, ठीक है, बटे वास्तविक आयु और गुणा में 100। ठीक है, और गुणे में कितना होता है 100, यानी 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा इसको हल करने पर कैसे आ जाएगा आंसर नंबर 4 यानी 12। इसका उत्तर 12 वर्ष सही है। ठीक है, यानी विकल्प 4। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, इसमें से विकल्प दिए, उस विकल्पों में से चुनना है। निम्नलिखित कौन सा विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? ठीक है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक। ठीक है, पहला विकल्प जो दे रखा है वो राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक की बात की जा रही है, तो ये हमारा बाधक वाला यहाँ पर से गलत हो जाएगा, बाधक नहीं होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने की मदद, तो ये निदान के माध्यम से और अधिक ये सही है। ठीक है, इसके बाद में और भी देख लेते हैं। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के निदान के माध्यम से जो और अधिक जानने के बारे में मदद करने के विषय में बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे भी देखते हैं। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देना। जब ऐसे जो नकारात्मकता लाएँ, इन प्रश्नों को हमेशा हटा दिया करो। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, यानी सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है बच्चे कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस पर, यानी कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, जो विकल्प दिए इनमें से कौन सा विकल्प है वो गलत है, ये पता करना, सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बच्चों कई तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, कई तरीक़ों से सीख सकते हैं। बच्चों को सीखने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ये वाला सही है। बच्चे केवल कक्षा में ही ज़रूरी नहीं हो कक्षा में सीखें। ठीक है, गलत हो गया, घर में भी सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं, अन्य विभिन्न स्थानों पर भी सीखते हैं। ठीक है, अन्य विभिन्न माध्यमों से भी सीखते हैं।
आगे देखते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर डिजिटल प्रकार से यानी मोबाइल से भी सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों की बात की जा रही है तो छोटे बच्चों की शुरुआती दौर की प्राथमिक स्तर की बात की जाती है। ठीक है, आप अपने विवेक का प्रयोग प्राथमिक स्तर बच्चों की भांति ही करें। ठीक है, इसके बाद में बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित, हाँ ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। बच्चे तब तक सीखते हैं जब वे संज्ञात रूप से तैयार। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। इसमें पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। ठीक है, इसमें सूक्ष्म गतिक मतलब हल्की गति जिसमें थोड़ी सी गति हो, तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है। इसमें कूदना, लिखना, दौड़ना और चढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कूदना, इसमें भी तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है और स्पीड भी होती है। इसके बाद में दौड़ना, दौड़ने में तो जाहिर सी बात है उसमें वो ज़्यादा गति आवश्यकता होती है। चढ़ना भी, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। सबसे कम जो है वो लिखना, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसमें बहुत धीरे तरीके से हम एक जगह पर बैठकर काम कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और कई बार पूछा जाएगा भी। तो इसके कई ऑप्शन दे रखे हैं, इसके विभिन्न प्रकार से कई पुस्तकों में दिया है, लेकिन ये अल्फ्रेड विने वाला इसमें बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 4। आप लोग याद कर लीजिएगा, किसने सबसे पहले बात की जा रही है, यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है, तो सबसे पहले वाली बात की जा रही है, तो वहाँ पर सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले जब हम करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा अल्फ्रेड विने, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अल्फ्रेड विने इसका सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 8वां प्रश्न, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ठीक है, 8वां प्रश्न है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन पहला देखते हैं, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। जी नहीं, ठीक है, उसको भिन्नता यानी उसको अलग नहीं करना चाहिए, हमें उन्हीं बच्चों में पढ़ाना है। अलग थलग करने की जहाँ पर बात आए वो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, अन्य छात्रों से दूर रखना, तो वहाँ पर बात तो है कि अगर अलग करेंगे तो अन्य छात्रों से दूर हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। प्रवेश परीक्षा का संचालन क्यों करना चाहिए, तो फालतू की बात है, इसको भी हटाओ कि हमें उन्हें अलग करना है, परीक्षा लेंगे एग्जाम के थ्रू उसको हटा देंगे, तो ये भी गलत है। सही होगी, योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी है। बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें 4 है। ठीक है, 4 बिल्कुल सही है। सही होगी, योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन 9वां प्रश्न है हमारा। 9वां प्रश्न है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा में सीख रहा है, ठीक है, और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। ठीक है, दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं। देखो, एक जो विद्यार्थी है वो एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा को सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से, यहाँ पर गलतियों की बात की जा रही है, समान रूप से गलतियां वो किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो, तो इसमें क्या गलतियां होंगी, विकास के क्षेत्र में गलतियां होती हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो अति सामान्यीकरण ये वाला इसमें बिल्कुल नहीं होगा, कुछ बच्चे इसको लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। विकासात्मक क्षेत्र में ये सब सारी भाषा का विकास हो रहा, भाषा के रूप में सीखते हैं, तो वो जो दूसरा विद्यार्थी वो दूसरी भाषा का विकास कर रहा है, वो अपनी मातृभाषा में तो सीख ही रहा है, तो गलतियाँ उसमें क्या कर रहे हैं, विकासात्मक गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं, तो इसमें जो समान रूप से संभावना है वो विकासात्मक गलतियों की संभावना है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2। सरलीकरण इसमें नहीं आएगा, प्रयुक्त 1 2 3 में से कोई नहीं, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 10। लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो नीचे विकल्प 4 दिए हैं, इन 4 विकल्पों में ये पता करना है कि ये 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं,
तो इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। जो दर्शक पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर हम सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए मुद्दे रखते हैं और विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक क्षेत्र हैं उनकी चर्चाओं पर हम बातें करते हैं और इसके साथ साथ में शैक्षिक जगत की भी बातें करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की संपूर्ण तैयारी करवाते हैं। जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग व विभिन्न प्रकार की प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में रुचि रखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 10, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा संबंधित नहीं है देखते हैं। किस प्रकार की चीज़ों से संबंधित नहीं है इस पे ज़रा गौर फरमाइएगा। लिखा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है इस चीज़ पर बात की जा रही है। संगत की आवश्यकता। ठीक है, तो संगत की आवश्यकता, ये तो सामाजिक, ये तो गलत हो गया। प्रशंसा, संगत की आवश्यकता ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सामाजिक और मनोविज्ञान क्षेत्र से नहीं जुड़ा है। प्रशंसा या सामाजिक अनुबंध ये भी नहीं है। भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, इस भी नहीं हो सकता है। इसमें नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। ठीक है, ये हमारा सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हमारे ऑप्शन संबंधित हैं। ये वाला ऑप्शन नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना हमारा संबंधित नहीं है। यानी आप लोग समझ गए होंगे कौन सा संबंधित नहीं है, ये पूछा गया था तो आप लोग गलत मत कर देना। संगत की आवश्यकता संबंधित है, सामाजिक मनोविज्ञान क्षेत्र से संबंधित है, प्रशंसा या सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकता ये भी संबंधित है, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये भी संबंधित है। लेकिन यहाँ पर लिखा है बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ये संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल दर्शाता है। सीखना क्या दर्शाता है, कौन सी स्थिति के प्रदेश होता है, सक्रिय प्रतिक्रिया के प्रदेश। ये आप लोग याद कीजिए, जब हम कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, जब हम कुछ भी सीखते हैं यानी सीखने की बात की जा रही तो वो हम सक्रिय प्रतिक्रिया के प्रति दर्शाता है। किसके प्रति दर्शाता है, सक्रिय। ठीक है, तो इसमें हमारा सक्रिय प्रतिक्रिया ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से भाषाई योग्यता के अंतर्गत क्या आते हैं वो देखना है। तो इसमें मौखिक अभिव्यक्ति ये भी भाषाई योग्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मौखिक अभिव्यक्ति भी सही है, सांकेतिक अभिव्यक्ति भी आता है और लिखित अभिव्यक्ति, ये तीनों आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही है, आंसर है। इसके बाद में अगला 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न लिखा है 13वां प्रश्न है चॉम्स्की के अनुसार भाषा। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें है ना, ये प्रश्न कई बार आया था। इसमें वैज्ञानिक खोज साथ साथ चलती रहती है, आप याद कर लीजिए कि इसमें हमेशा ऑप्शन वैज्ञानिक ही आता है और वैज्ञानिक ही इसका सही आंसर है। ठीक है, वैज्ञानिक खोज है वो हमेशा साथ साथ चलती रहती है, चॉम्स्की के अनुसार ऐसा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, आत्म सातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार किसका है, यह विचार पियाजे का है। तो इसमें विकल्प यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। ये सभी है ना क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा, क्रियात्मक अधिगम।